गन्स एंड गुलाब्स इज प्योर फन, सुपर फन, मजा आ जाता है इस शो को देख के। सही मायने में इट्स मोर लाइक इंडियन पल्प फिक्शन। गन्स एंड गुलाब्स में एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है, रोमांस है, हार्टलाइंस में बेस्ड कहानी और किरदार है, बहुत सारा नॉस्टैल्जिया है। हम इंसानों को पास्ट में रहना बहुत पसंद है। अक्सर हम कितने आसानी से कह देते हैं ना कि वो भी क्या दिन थे, और राज एंड डीके ने हमें गन्स एंड गुलाब्स के जरिए उन्हीं सुनहरे लम्हों को जीने का एक और अवसर दिया है। गन्स एंड गुलाब्स भी फैमिली मैन की तरह काफी ग्राउंडेड है, पर फिर भी काफी डिफरेंट है, क्योंकि एक तो इसको एनामॉर्फिक लेंस के साथ शूट किया है, जो कि इसे विजुअली काफी डिफरेंट बनाता है उन प्रोजेक्ट से जो अभी तक राज एंड डीके ने पहले किए हैं। और दूसरा, इसकी कहानी भले ही ग्राउंडेड हो, पर फिर भी ये काफी ओवर द टॉप फील होती है, हाई ऑन द ड्रग्स टाइप। इसमें काफी सारे कैरेक्टर्स मरते हैं, और जब भी वो मरते हैं ना, तो आपको सैड या डिप्रेस्ड फीलिंग नहीं आएगी, बल्कि आप हंसने लगोगे, क्योंकि वो मरते ही कुछ इस प्रकार है। और जब ये शो खत्म होगा तो आपका फर्स्ट थॉट यही होगा कि यार ये बड़ा फन शो है, मजा आया इसे देख के, ऐसे शो बनते रहने चाहिए। इस शो की राइटिंग, स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेज एकदम गॉड लेवल की है, और मैं बिल्कुल भी एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूँ। दिस इज द बेस्ट हिंदी शो ऑफ 2023। ये शो 1989 में सेट है, क्योंकि एक सीन में स्कूल किड्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि अभी जो इंडियन क्रिकेट टीम में न्यू प्लेयर आया है सचिन, वो बहुत अच्छा खेलता है, और सचिन ने पहला मैच इंडियन क्रिकेट टीम के लिए 1989 में खेला था। और एक सीन में नुन्नू अपनी बहन को बोलता है, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। और ये भी काफी फेमस डायलॉग है मैंने प्यार किया मूवी का, जो कि 1989 में आई थी। तो ये शो डेफिनेटली 1989 और अर्ली 90s में सेट है। हमारा देश सिनेमा लवर्स का है, और हम लोगों को सिनेमा देखना बहुत ज्यादा पसंद है, और फिल्मों का इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर बहुत होता है। जो स्टार कल्चर और मूवीज का फैंडम हमारे यहाँ देखने को मिलता है, ऐसा दुनिया के किसी और देश में नहीं है, और गन्स एंड गुलाब्स में इस चीज को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। शो की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्कूल के दो बॉयज आपस में बहस कर रहे हैं कि किसका प्यार सच्चा है। एक कह रहा है मेरा सच्चा है, तो दूसरा कह रहा है कि मेरा सच्चा है, और बहस इतनी बढ़ जाती है कि बहस करते करते एक लड़का कंपास निकाल के अपने हाथ को काटते हुए अपनी क्रश का नाम लिखना शुरू कर देता है, और दूसरा बंदा माचिस जला के उससे जो है अपना हाथ पे अपनी महबूबा का नाम लिखना शुरू कर देता है। और ये जो चीजें है ना, ये 90s में बहुत हो रही थी, जब शाहरुख खान की डर मूवी आई थी। जैसे शाहरुख खान ने उस मूवी में किरण का नाम अपने छाती पे लिख दिया था, वैसे ही 90s में कई सारे लड़के अपनी क्रश का नाम अपने हाथों को काट काट के लिख रहे थे। पता नहीं इस ट्रेंड का शिकार कितने सारे लड़के बने थे। और मैंने पहले भी कहा है ना कि इस शो में नॉस्टैल्जिया बहुत है। 90s में जो हो रहा था ना, उस चीज को इस शो में बहुत ही अच्छे से दिखाया है। चाहे वो स्कूल में फ्लेम्स हो, या बुक में क्रिकेट खेलना, स्कूल टीचर पे दिल आना हो, या एसटीडी बूथ पे 59 सेकंड्स में फोन कट करने की खुशी हो, या फिर गानों की कैसेट हो, और पुराने गानों का क्या प्यारा यूज किया इस शो में, मजा आ गया वो सुन के। कहीं पे भी कोई जबरदस्ती सी फील नहीं होती है। वही पुरानी गाड़ियाँ, पुराने कपड़े, पुराना हेयर स्टाइल, ओ माय गॉड, एवरीथिंग, दिल खुश हो जाएगा ये देख के। और एक बार फिर से आप वही 90s का मौसम फील करने लगोगे और अपने बचपन में चले जाओगे। देखो 90s के टाइम में फोन्स तो अवेलेबल थे नहीं, तो अगर आपको अपनी दिल की बात किसी को कहनी होती थी तो आपको लेटर लिख के देना पड़ता था, और उस लेटर वाले सीक्वेंस का ना इस पूरी शो में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही फन वे में दिखाया है। और ऐसी फनी चीजें ना 90s में बहुत होती थी। बेसिकली जिन्होंने 90s देखा है ना, वो इस शो को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। गन्स एंड गुलाब्स बेसिकली कहानी उन लोगों की है जो पीछे कहीं खड़े होते हैं। फ्रंट वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, जो जिंदगी में भी लास्ट बेंचर्स होते हैं। जैसे कि छोटू गांची, जो कि अफीम किंग का बेटा है, और बॉस का बेटा होने के बावजूद भी उसकी कोई इज्जत नहीं है। वो अपनी ही गैंग में लास्ट में कहीं खोया खोया सा रहता है। टीपू एक मैकेनिक है जो अनपढ़ है, और उसके सपने भी बड़े छोटे से हैं, बड़े आम से हैं। और स्कूल में जो 3 दोस्त दिखाए हैं वो भी लास्ट बेंचर्स हैं। इसीलिए गुलाबगंज, जो कि एक फिक्शनल शहर है, इसकी जो गाड़ियों की नंबर प्लेट है उसमें लिखा है TLB, जिसका फुल फॉर्म है द लास्ट बेंचर्स। गन्स एंड गुलाब्स की राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। स्पेशली इसका जो स्क्रीन प्ले है ना, मतलब स्क्रीन पे कुछ भी हो रहा है ना, तो उसका एक रीज़न है, उसकी एक वजह है। नॉर्मली टीक और रोजवुड की लकड़ी को लेकर अगर बहस चल रही है, तो सिर्फ इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि आगे चल के वो टीक की लकड़ी ना लगाने की वजह से
वो लकड़ी टूटेगी और उसमें से एक कैरेक्टर नीचे गिरेगा और उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगने वाली है। अगर डॉक्टर को नींद से जगाने के लिए कांच का जग जमीन पे तोड़ा गया है तो आगे चल के कोई ना कोई उसी कांच में गिर के मरेगा। अगर एक ढाबा भी दिखाया है ना तो वो ढाबा भी क्लाइमेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। कोई कैरेक्टर नॉर्मली अगर कुछ भी बोल रहा है ना तो उसकी एक वजह है और वो हमें बाद में पता चलती है, और जब पता चलती है ना तो हम बोलते हैं अच्छा इसलिए ये बात हो रही थी तब। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अक्सर मूवीज़ या शो में एक बार चेकऑफ्स गन का यूज़ होता है, पर इस शो में तो ऐसा लग रहा था कि हर बार हर पल में एक चेकऑफ गन का यूज़ हो रहा है। स्क्रीन प्ले तो मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये काफ़ी नुआंस्ड है। जैसे अर्जुन मिरर के आगे खड़ा हुआ है और मिरर बीच से डिवाइडेड है, जिसकी वजह से जो अर्जुन है ना वो आधा इस तरफ दिख रहा है और आधा दूसरी तरफ, जो कि रिप्रेजेंट करता है उसकी दोहरी जिंदगी को जो कि वो जी रहा है। घर पे वाइफ और बेटी के सामने तो वो परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट फादर है, पर बाहर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। पूरी दुनिया के सामने वो कुछ और है और भीतर से वो कुछ और ही है। जैसा वो दिखता है वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। और अर्जुन का उस ढाबे पे उस लाइन पे खाट लगा के बैठना जो गुलाबगंज और शेरपुर को डिवाइड करती है, वो रिप्रेजेंट करता है कि ये अभी तक यहाँ पे गुलाबगंज और शेरपुर वालों का राज था, पर अब यहाँ एक नया शिकारी आ गया है और यहाँ पे वो शिकारी अर्जुन है और अब आगे चल के उसी का राज यहाँ चलने वाला है। या यूँ कह सकते हो कि सबकी डोर अर्जुन के हाथ में होगी। शो में जो डायलॉग्स है ना वो इस शो को और भी ज्यादा फनी बनाते हैं। जैसे राजकुमार राव का जो डायलॉग है, साले के सर पे अपने टट्टे रख दूंगा ना, दब के मर जाएगा। चलती हुई गाड़ी पे बेल्ट से मारना, भागते भागते गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाना, छोटू गांची का मैयत पे जाके समोसा खाना, वो भी किसी और के हाथ से। रईसी देख रहे हो, खाने के लिए भी अपना हाथ यूज नहीं कर रहा है, किसी और के हाथ से खा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस शो को ना बहुत ही ज्यादा फनी बनाती है। और अभी मैंने चार कट आत्माराम के बारे में तो बताना शुरू ही नहीं किया। चार कट आत्माराम सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है गन्स एंड गुलाब्स में और मेरा फेवरेट भी। इसकी जो लोर क्रिएट की है ना शो में वो इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। ऐसा क्या गया है कि चार कट आत्माराम को वरदान मिला है कि वो एक ही लाइफ में 7 जिंदगी जिएगा, मतलब उसको 7 मौतें माफ हैं। चार कट आत्माराम वो केवल लोगों को मारता नहीं है, वो 4 चरणों में आत्मा की शुद्धि करता है। पहले में मन का मैल साफ, दूसरे में सारे पाप माफ, तीसरा मोह माया से मुक्ति के लिए, और चौथे के बाद सीधा वैतरणी के पास। वरदान मिला है उसको कि यमराज भी उसे छू नहीं सकता। देखो 5th एपिसोड में ठीक 37 मिनट्स और 20 सेकंड्स पे ये सीन देखो, और लास्ट एपिसोड में ये वाला सीन। इन सीन्स में आप क्लियरली देख सकते हो कि उसके पास सुपर स्पीड है, वो इतनी तेज दौड़ सकता है कि ह्यूमन आंखें उसको देख भी नहीं सकती, जो कि प्रमाण है इस बात का कि उसके पास सुपर ह्यूमन पावर है। क्योंकि इस शो में जब एक छोटी से छोटी बात का भी रीजन है तो इतनी बड़ी चीज राजन डीके ने केवल स्टाइल के लिए तो दिखाई नहीं होगी, डेफिनेटली इसका कोई रीजन है। अगर आप चार कट आत्माराम की आंखें देखोगे तो वो एकदम काली है। हो सकता है वो खुद डेथ हो सकता है वो 7 इमॉर्टल्स में से एक हो, चिरंजीवी हो। देखो बहुत सारी थ्योरीज है उसको लेके और बनाई भी जा सकती है, पर इतना तो पक्का है कि वो नॉर्मल इंसान तो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ शक्तियां तो है। चार कट आत्माराम को मारने की कोशिश तो बहुत लोगों ने करी, पर उसको कोई मार नहीं पाया। लास्ट में छाती में गोली लगने के बाद भी वो जिंदा है। हो सकता है कि बचपन में जिस बाबा ने उसको कहा था कि तेरी 7 मौतें माफ है, हो सकता है उसने उसे कोई शक्तियां भी दी हो। देखो शो में कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल तो है और इसकी हिंट हमें स्टार्टिंग से दी भी गई है। जैसे टीपू जब मंदिर जाता है खून करने के बाद तो पंडित उसको एक तावीज देता है जो उसकी जान बचाएगा, और उसके कुछ देर बाद ही चार कट आत्माराम उसके दोस्त को मार देता है, जबकि वो टीपू को मारने आया था। पर टीपू तो बच गया क्योंकि उसने वो तावीज पहन रखी थी। तो भगवान की शक्ति ने टीपू को तो बचा लिया, पर उसके दोस्त को नहीं बचाया क्योंकि दोस्त ने वो ताबीज नहीं पहनी हुई थी। अब इस चीज को आप उस समय तो भले हल्के में ले लो, लाइटली ले लो, पर बाद में डॉट्स कनेक्ट होते हैं। ऐसे ही एक ट्रिकस्टर का कैरेक्टर है जिससे चार कट आत्माराम ताबीज खरीद कर अपने गले में पहनता है, और वो ताबीज उसकी जो है मदद करती है, उसकी सुरक्षा करती है, ऐसा कहा गया है। और जब वो ट्रिकस्टर पहली बार चार कट आत्माराम के नजदीक आता है ना उसे माला पहनाने के लिए, तो ऐसे घबरा जाता है जैसे कि उसने पिशाच देख लिया हो। और टीपू का बीच बीच में नॉर्मल बातचीत के वक्त अचानक से चिल्ला देना वो किसी जंप स्केयर से कम नहीं लगता है हॉरर मूवी की। अब अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करो तो ऐसा नहीं लगता जैसे राजन डी के शुरुआत से हमें हिंट कर रहे थे एक सुपरनैचुरल एंगल की तरफ। और चार कट आत्माराम की सुपर स्पीड तो इस बात का प्रूफ है ही। वैसे जितना बढ़िया चार कट आत्माराम का कैरेक्टर है, गुलशन देवैया ने उसको प्ले भी उतने ही अच्छे से किया है।
ओवरऑल लुक हो या फिर वो सिनिस्टर हंसी, सब कुछ एकदम बढ़िया है। पूरे शो में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उन्हीं की है। उनके डायलॉग्स भले ही कम है पर जो है वो अल्टीमेट है, और उनकी शांति में भी एंटोन चिगर वाला खौफ है। और जो एक दो डायलॉग्स है ना वो वाकई में अच्छे तो बहुत है। ओए बच्चों पे गोली चलाता है, धीरे धीरे काटेंगे। और टेलीफोन बूथ पे जितने भी सीन्स है ना गुलशन देवैया के, वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे, मतलब आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे। वैसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तो छोटू गांची भी है। उसको शुरुआत से ही देखकर थोड़ी अलग सी फीलिंग तो आती है। उसका लुक, उसकी चाल, उसके पैर फोल्ड करके बैठने का स्टाइल थोड़ा फेमिनिन तो लगता है। और स्टार्टिंग से ही मुझे थोड़ा खटक तो रहा था कि कुछ तो इशू है, पर मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था। छोटू गांची जिसके पास इतना पैसा है, इतना पावर है, गुलाबगंज के अफीम किंग का वो बेटा है। वो अपने दोस्त के घर जाता है और उसकी बीवी को जिस तरह से देखता है और उसके साथ जब बात करता है ना, तो पहली नजर में तो ऐसा फील हो रहा था कि ये ठरकी है। पर उस सीन को अगर आप गौर से देखोगे, उसके बात करने के तरीके को नोटिस करो, और वो कैसे बात कर रहा है इस चीज को नोटिस करो। वो उसके हाथ में लगी हुई मेहंदी की तारीफ कर रहा है, उसके कानों में लगे हुए झुमकों की तारीफ कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक औरत दूसरी औरत की तारीफ करती है। तो मुझे काइंड ऑफ आइडिया तो लग ही गया था कि ये कैरेक्टर किस तरफ जा रहा है। और जब वो पुलिस स्टेशन वाला सीन आता है ना, जिसमें वो अर्जुन के सामने बैठा हुआ है और वो बोलता है ना, क्या ये आप बार बार यहाँ हाथ रख देते हो, तब तो मैं 100% श्योर हो गया था कि ये छोटू नहीं, छोटी है। ये वो लड़का है जिसे लड़की बनना है। और यही ट्विस्ट आखिरी में दिखाया जाता है कि छोटू वो लड़का है जिसे लड़की बनना है। इसका एक स्पेसिफिक टर्म होता है जो कि YouTube अलाउ नहीं करता है बोलना, तो वो मैं बोलूंगा नहीं, पर आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब इसमें आयरनी ये है ना कि सीनियर गांची को 3 बीवी और 4 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा होता है, और वो बेटा भी बेटी बनना चाहता है। ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो बेटी की लालच में बीवी और बच्चों की लाइन लगा देते हैं, जो कि कितना गलत है। अब ये भारत में आज भी होता है कि नहीं होता है, ये तो मुझे आप ही लोग बता सकते हो। देखो, रिप्रेजेंटेशन तो आजकल टिक बॉक्स बन गया है कि अगर कोई भी शो बनाना है, कोई भी पिक्चर बनानी है ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन वाले बॉक्स को तो टिक करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट गन्स एंड गुलाब्स में ये थोड़ा ऑर्गेनिक लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही सज्जन कैरेक्टर है, वो भी बाकी कैरेक्टर्स की तरह ही हरामी है, बाकी ही कैरेक्टर्स की तरह शेडी है, तो उसको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं दिया है। इसीलिए जो कैरेक्टर है ना गन्स एंड गुलाब्स में काफी ऑर्गेनिक लगता है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मुझे अच्छा लगा। टीपू एक नॉर्मल सा लड़का है जो आम सी जिंदगी जीना चाहता है, एक मैकेनिक है, छोटे से सपने हैं उसके। सोच यार सुनील, टीपू मोटर्स, उससे ज्यादा क्या, गैंगस्टर का बेटा है, पर गैंगस्टर नहीं बनना चाहता है, अच्छा आदमी बनना चाहता है। इंग्लिश मीडियम की इंग्लिश टीचर से प्यार करता है और उसके साथ घर बसाना चाहता है, पर उसकी जिंदगी तो उसे किसी और ही दिशा में ले जाएगी, क्योंकि उसकी किस्मत तो कुछ और ही है। उसके हाथ से हो जाते हैं 2 मर्डर और उसका नाम पड़ जाता है टीपू पाना, और उसके बाद उसका सफर शुरू होता है टीपू पाना से टीपू टाइगर बनने का। राजकुमार राव की परफॉर्मेंस एज यूजुअल बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कैरेक्टर भी बहुत ही ज्यादा मजेदार है, और वो इंग्लिश पढ़ने का स्टाइल पर उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना, वो जो इंग्लिश टीचर है, वो मुझे समझ में नहीं आई। एक इंग्लिश टीचर मैकेनिक के प्यार में क्यों पड़ गई, और क्यों वो बार बार टीपू को माचिस की तीली लगाती रहती है। टीपू को अपने बाप का बदला लेना चाहिए, इसकी चिंता टीपू से ज्यादा उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों है। उस इंग्लिश टीचर को इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। कभी लगता है कि वो टीपू को प्यार करती है, कभी लगता है कि वो टीपू को इस्तेमाल कर रही है, पर बात यह है ना कि इस्तेमाल कर रही है तो क्यों कर रही है। पूरा सीजन 1 खत्म हो गया, मुझे समझ में नहीं आया कि व्हाट शी एक्चुअली वांट्स, क्या चाहिए इसको। तो ये कैरेक्टर मुझे काफी कंफ्यूजिंग लगा। बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। मुझे लगा था कि इस गैंगस्टर वाले शो में, इस क्राइम शो में बच्चों का क्या काम है, पर है। राजन डीके ने जो डॉट्स कनेक्ट किए हैं ना, उन्हें देखकर आपको मजा आ जाएगा। मतलब सब चीज इतने सेटिस्फाइंग तरीके से एक दूसरे से मैच हो जाती है, एक दूसरे से जुड़ जाती है ना, कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। गन्स एंड गुलाब्स की स्टोरी भले ही सिंपल हो, पर उसको दिखाया बहुत इंटरेस्टिंग वे में है, और कैरेक्टर्स इतने मजेदार हैं कि इस शो को कल्ट बनने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। और सबसे अच्छी बात इस शो की ये है कि जो भी आप एक्सपेक्ट करोगे इस शो में, बिल्कुल उसके विपरीत होगा। जैसा लास्ट में मुझे लगा था कि अर्जुन, जिसका रोल दुलकर सलमान ने प्ले किया है, वो अपनी बीवी को जाके सारा सच सच बता देंगे, पर उस समय शो में एक लाइन आती है, और वो लाइन ना मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और वो लाइन ये थी कि हम झूठ बोलते हैं क्योंकि उसमें हमारा फायदा होता है, और अपने गिल्ट को छुपाने के लिए, अपने गिल्ट को मिटाने के लिए हम फिर सच बोलते हैं, तो उसमें भी हमारा ही फायदा होता है।
मतलब अभी तक अर्जुन झूठ बोल रहा था क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मजे ले रहा था, और अब जब उसका गिल्ट बहुत हैवी हो गया है और उसको अपना गिल्ट खत्म करना है तो अब वो सच बताने वाला है अपनी बीवी को, ताकि सारा जो बर्डन है वो बीवी पे आ जाए कि अब उसे क्या करना है, इसको माफ करना है कि नहीं करना है। जब तुझे समझ में आ गया है कि तेरी गलती है और तू ऐसी गलती दोबारा लाइफ में कभी नहीं करेगा, इसलिए तुझे इतना ज्यादा गिल्ट है, तो जीना अपने गिल्ट के साथ। अपना गिल्ट अपनी बीवी के ऊपर क्यों डाल रहा है? जब तूने ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है तो छुपा दे इस बात को जैसे अभी तक छुपा रखा था। तू बता तो सिर्फ इसीलिए रहा है ना ताकि तेरा गिल्ट खत्म हो जाए। तो जी अपने गिल्ट के साथ पूरी जिंदगी जी और दोबारा कभी ऐसी मिस्टेक मत करना। तो इस तरीके से हम सोचते नहीं है, हम ये सोचते हैं ना कि यार सच बता दो। तो ये जो पर्सपेक्टिव, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू उसमें दिखाया है ना एंड में, वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मतलब सोचने पे मजबूर तो करती है ये बात, और ये भी एकदम सही बात नहीं है, इसमें भी ग्रे लाइन है, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सही एक गलत। तो अब समझना तो अपने ऊपर है ना, उसको आप कैसे समझो। पर ये था कि यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग जरूर दिया जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और अर्जुन भी कम हरामी नहीं है, उसने जो है उस लड़की से नेगेटिव्स भी निकलवा लिए बिना मांगे, वो भी सिर्फ उसको इमोशनल करके। नेगेटिव से मेरा मतलब है कि पहले के टाइम में जब हम कैमरे से फोटोग्राफ लेते थे तो उसमें फिल्म रोल डालना पड़ता था, तो उसका जो डेवलप जो करते हैं ना तो उसको नेगेटिव बोलते हैं जब वो फोटोग्राफ बन के निकलती है बाहर। आजकल तो डिजिटल कैमरा यूज होते हैं, तो जिन्हें नहीं पता है तो मैं उस नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। वैसे ये शो इस तरह से लिखा गया है कि एक टाइम पे लगता है कि हर एक कैरेक्टर इसके नैरेटिव को अपनी अपनी दिशा में ले जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने तो इस शो को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। राइटिंग, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंसेस, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, हॉरर, खतरनाक डायलॉग बाजी और भर भर के नॉस्टैल्जिया, सब कुछ है गन्स एंड गुलाब्स में। इस शो को तो सच में स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए। गन्स एंड गुलाब्स इज सुपर फन। आप लोगों को ये शो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।